BA तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का इस तासिका में मैं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर DB जादव, हिंदी विभाग, शनिवारी महाविद्यालय शिवनानपाड़। पिछली तासिका में हमने हिंदी भाषा नामक पेपर के अंतर्गत भाषा का अर्थ और भाषा की परिभाषा को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। तो आज की तासिका में हम भाषा का स्वरूप नामक जो पाठ्यक्रम का हमारा जो पॉइंट है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को लेकर परिभाषा विभिन्न दी गई है। उन सभी विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा हमारे समझ में ये बात आती है कि भाषा उन ध्वनि संकेतों के समूह को कहा जाता है जिन ध्वनि संकेतों का कुछ अर्थ हो और वह अर्थ समाज के द्वारा मान्य हो। तो उन सभी यादृच्छिक ध्वनि संकेतों के शाब्दिक अर्थ को हम भाषा कहते हैं। और इन भाषा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करने के लिए जो सर्वसमावेशक परिभाषा जो भाषा की बनती है उस परिभाषा के द्वारा हम भाषा के स्वरूप को हम विस्तार से जान सकते हैं। तो वह परिभाषा हमारे सामने आती है। भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। तो इस परिभाषा के द्वारा हम भाषा के स्वरूप संबंधी कुछ लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो उन लक्षणों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पूरी भाषा की परिभाषाओं के अध्ययन के बाद ये बात हमारे समझ में आती है। पहली बात ये हमारे समझ में आती है कि भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह को ही कहते हैं। अन्य पशु पक्षियों के मुख से उच्चरित या अन्य ध्वनियों से निर्मित जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, उस ध्वनि को हम भाषा नहीं कह सकते। तो मानव मुख से उच्चरित जो हमारा ध्वनि समूह है उस ध्वनि समूह की भाषा कहते हैं। इसलिए हमारे भाव प्रकाशन करने के जो हमारी मुख साधन है, जिसमें हमारे आंगिक चेष्टाएँ, मुख विकार, नेत्र की कुछ चेष्टाएँ हैं, ये भाषा के अंतर्गत नहीं आती। और उसके साथ साथ पशु पक्षी या मानवेतर प्राणियों की जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों की हम भाषा नहीं कह सकते। इसके साथ ही हम मनुष्य के द्वारा जो अलग अलग चेष्टाएँ की जाती है, जो उसमें चुटकी बजाना, ताली पीटना, इनसे जो ध्वनियाँ निकलती है इन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते। तो भाषा उसे ही कहते हैं जो मानव मुख से उच्चरित हो और वह क्या हो, सार्थक ध्वनि संकेतों का समूह हो। अन्य पशु पक्षी प्राणियों की या अन्य किसी वस्तुओं की टकराहट की ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते। ये बात हमारे सामने समझ में आती है। इस भाषा की स्वरूप में जब हम परिभाषाओं का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो ये पहला लक्षण हमारे सामने आता है। दूसरा लक्षण वो हमारे सामने आता है कि भाषा कहलाने के लिए इन ध्वनियों में एक व्यवस्था का होना आवश्यक है। यानी अगर हमें भाषा कहना है तो उसका एक उच्चारण जो है वह उच्चारण सार्थक होना चाहिए, उसकी व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए। अगर उसका उच्चारण सही रूप में अगर नहीं किया गया तो वह सार्थक शब्द नहीं बनेगा और उसे हम भाषा नहीं कहेंगे। तो इसलिए इन ध्वनियों में एक व्यवस्था का होना जरूरी है। इसलिए मानव मुख से उच्चरित अव्यवस्थित ध्वनियाँ या उन ध्वनियों का समूह उसे हम भाषा नहीं कह सकते। जैसे रटप, कलख, गमग, ऐसा हम कुछ भी कहेंगे तो वो भाषा नहीं बनेगी। इसलिए इन ध्वनि समूह को, ऐसे ध्वनि समूह को हिंदी भाषा की दृष्टि से उटपटांग कहा जाता है। इसको भी समझना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक ध्वनि व्यवस्था होती है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। व्याकरण का यही कार्य है और इस व्यवस्था के कारण भी भाषा का ध्वनि समूह सार्थकता का लाभ करता है, जिसके फलस्वरूप
जिस वर्ग या समाज में वो भाषा प्रचलित होती है उसके सदस्य परस्पर भाव और विचारों का विनिमय करने में समर्थ होते हैं। इस सार्थकता के अभाव में मानव मुख से निस्तृत होने पर भी छींक, खांसी, करा जैसी ध्वनि या भाषा नहीं कहला सकते। यानी व्याकरण के कुछ नियम है, उस नियमों के आधार पर हमारे शब्दों का, हमारे ध्वनियों का उच्चारण होना जरूरी है। और वैसा उच्चारण अगर सही रूप में नहीं किया गया, व्याकरण के नियमों के द्वारा अगर नहीं किया गया, तो उसे हम भाषा नहीं कह सकते। अगर इस व्याकरण के नियमों के हिसाब से अगर हमारा उच्चारण होगा, ध्वनि समूह होगा, तो उन्हीं ध्वनि समूह के द्वारा हम वो भाषा प्रचलित होगी और उन प्रचलित शब्दों का हम मानव समुदाय परस्पर विचारों और भावों के लिए उसका विनिमय करेंगे। तो इसलिए मानव मुख से उच्चरित खांसी, करा ऐसी ध्वनियों को हम भाषा न कहकर एक व्यवस्था के द्वारा निर्मित एक सिस्टम के द्वारा उच्चरित ध्वनि समूह के समूह को भाषा कहते हैं। यानी पहले बात में मानव मुख से उच्चरित होना जरूरी है। दूसरा बात या दूसरा लक्षण, उन ध्वनि समूहों के एक सिस्टम हो, व्यवस्था हो, ये भी जरूरी है। तीसरा लक्षण हमारे सामने आता है कि भाषा के ध्वनि संकेत यादृच्छिक और रूढ़ होती है। यानी यादृच्छिक और रूढ़ इन दोनों के अर्थ को हम समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा। यादृच्छिक का आशय है कि इन ध्वनि संकेतों और उसके अर्थ में कोई सहज और नैसर्गिक संबंध नहीं होता। यानी हम कुछ कह रहे हैं तो उसका और उसके उच्चारण का, उन ध्वनि संकेतों का अपने आप में कोई संबंध नहीं होता, शब्द और अर्थ का अपने आप में कोई सहज संबंध नहीं होता, तो उसे यादृच्छिक कहते हैं। उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हम हिंदी में जिसे हम कुत्ता कहते हैं, उसे संस्कृत में कुक्कर कहा जाता है, ग्रीक में कोवन कहा जाता है, लैटिन में कानिस कहा जाता है, फ्रेंच में शिया कहा जाता है, जर्मन में हुंड कहा जाता है, अंग्रेजी में डॉग कहा जाता है और तमिल में नाय कहते हैं। तो इनमें से ये जो किसी भी ध्वनि समूह का कुत्ते नामक जीव से कोई सहज संबंध नहीं है और कोई सहज संबंध उसके शब्द के उच्चारण में और अर्थ में न होने के कारण एक ही वस्तु को या एक ही प्राणी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना और पहचाना जाता है। तो इसलिए यहाँ कुत्ते नामक जीव से कोई संबंध न होने के कारण अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग उसके नाम हमें देखने को मिलते हैं। यह संबंध वस्तुतः आरोपित है, अर्थात किसी भाषा विशेष के बोलने वालों ने कुत्ते को सूचित करने के लिए मनमाने ढंग से एक विशेष ध्वनि समूह का प्रयोग करना आरंभ किया और यह मनमानापन ही यादृच्छिक कहलाता है, जिसमें यादृच्छिक विशेषण बना। यानी हमारे मनमाने तरीके से हमने उसको नाम गढ़ दिया और वह नाम हम अलग अलग भाषाभाषी एक ही जीव के लिए अलग अलग नाम जब देते हैं, उसका अलग अलग नाम उच्चारण करते हैं, तो उसे यादृच्छिक कहा जाता है, जहाँ उसका शाब्दिक अर्थ और उसका नामकरण इसका कोई संबंध नहीं रहता। तो यह मनमानापन ही यादृच्छिक है। वस्तुतः यदि किसी ध्वनि समूह और उसमें उदित अर्थ में कोई अनिवार्य संबंध होता तो सारे संसार की भाषाओं में प्रत्येक प्राणी या पदार्थ के लिए केवल एक ही ध्वनि संकेत मिलता और उसे सुनते ही श्रोता के बिना बताए ही तत्काल उसका अर्थबोध हो जाता। तब संसार में भिन्न भिन्न भाषा होने का प्रश्न नहीं करता। अगर यहाँ ध्वनि संकेत और अर्थ इसमें कोई संबंध होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु का एक ही नामकरण होगा, एक प्राणी का एक ही नामकरण होता और लोगों को कोई समझाने की जरूरत नहीं होती। वह नाम का उच्चारण करने के बाद ही लोग समझते, उसका अर्थ समझ में लोगों को आता। और अलग अलग ध्वनि समूह हमें, ध्वनि संकेत अलग अलग भाषा में हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये बात सामने आती है कि ध्वनि संकेत यादृच्छिक और रूढ़ होते हैं। तो यादृच्छिक यानी मनमाने ढंग से हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को नाम देते हैं, अलग अलग भाषाभाषी एक ही वस्तु के लिए अलग अलग नाम देते हैं और उसका वह शब्द बाद में रूढ़ हो जाता है। और रूढ़ का अर्थ क्या है? प्रचलित या प्रसिद्ध। जब कोई ध्वनि समूह किसी अर्थ विशेष में प्रचलित होकर पूरे समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसे उस अर्थ में रूढ़ होना कहते हैं। यानी कुत्ते को हिंदी में कुत्ते नामक जीव को कुत्ता कहा,
सब हिंदी भाषा भाषियों ने उसको स्वीकार किया, वो रूढ़ हो गया और तब जाकर वो कुत्ता नामक जीव के विशेषण के रूप में उसका प्रयोग किया जाना। तो वह ध्वनि समूह एक विशेष अर्थ देने के बाद वो प्रचलित बनता है, प्रसिद्ध होता है और उसके समाज के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है और वह शब्द रूढ़ हो जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रत्येक अर्थ यादृच्छिक होता है, बुद्धि संगत या तर्कनिष्ठित नहीं। प्रत्येक पीढ़ी इस अर्थ को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है और इस प्रकार कोई समाज विशेष उस शब्द को उसी अर्थ में ग्रहण करने का अभ्यस्त हो जाता है और ऐसे रूढ़ शब्द एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं और उसको वह समाज स्वीकृत करता है यादृच्छिक यानी मनमाने ढंग से, और बाद में वही मनमाने ढंग के शब्द वो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं, रूढ़ हो जाते हैं और तब जाकर वह क्या बन जाते हैं, एक ध्वनि संकेत बन जाते हैं। तो इसलिए भाषा की ध्वनि संकेत यादृच्छिक और रूढ़ होती है। ये भी एक लक्षण भाषा की परिभाषाओं के बाद हमारे सामने आता है। आगे इन सब विवेचनों से ये प्रसिद्ध हो जाता है कि भाषा व्यक्तिकृत नहीं अपितु समाज सापेक्ष है। तो इतना अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि भाषा का स्वरूप व्यक्तिगत नहीं होता, समाज के द्वारा निर्मित होता है, समाज के द्वारा उसको स्वीकृति मिलती है और सामाजिक जीवन में हम जीवन यापन करते समय परस्पर विचार विनिमय के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अकेले व्यक्ति के लिए भाषा की जरूरत नहीं होगी, वो अगर समाज में रहेगा तो समाज के लोगों के साथ विचार विनिमय करने के लिए उसे भाषा की जरूरत होगी। तो ये भाषा समाज सापेक्ष है और पूरे समाज के द्वारा स्वीकृत हुए बिना कोई भी शब्द या उसका अर्थ भाषा विशेष में स्थान नहीं पा सकता और समाज के द्वारा जब तक किसी शब्द को या किसी विशेष अर्थ के रूप में शब्दों को मान्यता नहीं मिलती तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है और तब तक भाषा उसे हम नहीं कह सकते, तब तक वो अर्थ रूढ़ नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर हम कहेंगे तो फारसी में दरिया नामक शब्द है, तो फारसी में दरिया नामक शब्द का अर्थ है नदी है, किंतु गुजराती में उस दरिया का अर्थ है समुद्र। तो गुजराती भाषा का जो समाज है वह दरिया नामक शब्द से समुद्र का अर्थ ग्रहण करेगा और फारसी नामक समुदाय दरिया नामक शब्द से नदी नामक अर्थ ग्रहण करेगा। तो इसलिए गुजराती में यह शब्द इसी अर्थ में चलेगा तो दूसरी भाषाओं में उसके दूसरे अर्थ में चलेगा। तो उसे समाज के द्वारा मान्यता देनी चाहिए। समाज उस शब्द के अर्थ को जिस रूप में मान्यता देती है उस रूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो एक ही शब्द के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, ये भी एक समझने की बात है। और भाषा व्यक्तिगत न होकर समाज सापेक्ष होती है और समाज में जब तक उनको सम्मान नहीं दिया जाता, उसकी स्वीकृत नहीं किया जा सकता, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसके बाद इन सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद अभी ये भी बात हमारे सामने आती है, तो किसी भी भाषा की ध्वनि संकेत रूढ़ होती है पर समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वह नए भी गढ़ दिए जाते हैं जो कालांतर में रूढ़ हो जाते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए कहेंगे तो आज हम अलग अलग प्रयोजनमूलक परिभाषा का जो हमारा दायरा बढ़ गया है तो उसमें टेक्नोलॉजी, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रयोजनमूलक शब्द हिंदी में परिभाषित किए जा रहे हैं और यही परिभाषित किए गए शब्द आगे जाकर वो रूढ़ बनेंगे, आगे जाकर वो प्रचलन में आएंगे। तो इसलिए किसी भी भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ तो होते हैं, लेकिन समय के समय पर कुछ नए भी निर्मित होते हैं, कुछ पुराने लुप्त होते हैं, पुराने शब्दों के कुछ अर्थ भी बाद में बदल दिए जाते हैं। तो ये भी बात इन सब परिभाषाओं के माध्यम से हमारे समझ में आती है। आगे भी उसका जो लक्षण के रूप में जो एडवर्ड सपीर है उन्होंने भाषा को प्रयत्न साध्य कहा है। इन सब भाषाओं की परिभाषाओं को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये भाषा व्यक्ति को सीखना पड़ता है, चाहे हमारी मातृभाषा क्यों न हो। जन्म के बाद हम हमारे घर में बचपन में प्रयत्न के द्वारा हम हमारी मातृभाषा को सीखते हैं, इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है। तो भाषा एक प्रयत्न साध्य है, ये भी एक ज़रूरी है। बगैर प्रयत्न से हम भाषा को ग्रहण नहीं कर सकते, ये भी बात हमारे सामने आती है। उसके बाद भाषा विज्ञान का संबंध मुख्यतः भाषा के उच्चरित रूप से ही है, लिखित रूप से उसका संबंध गौणी है। और जहाँ तक इस भाषा का अध्ययन हम करते हैं, भाषा विज्ञान में उसका अध्ययन करते हैं,
तो इस भाषा विज्ञान का संबंध मनुष्य के उच्चरित भाषा के साथ है, न कि लिखित भाषा के साथ। क्योंकि संसार में आज भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो सिर्फ वाचिक रूप में कार्य करती है, लिखित रूप में उनके वर्ण या ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं है, या लिपि चिन्हों का निर्माण भी नहीं हो सका है। तो इसलिए भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन करेंगे वो भाषा सिर्फ और सिर्फ वाचिक रूप में होगी, विचार विनिमय करने वाली बोलचाल की भाषा के रूप में होगी, लिखित रूप से उसका कोई संबंध नहीं है। तो यह बात भी हमारे यहाँ समझ में आती है। और संसार में कि कोई भी लिपि किसी भी भाषा के वास्तविक उच्चरित रूप को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ है। और लिखित भाषा और वाचिक भाषा ये अलग अलग रूप है। हमारी जो वाचिक भाषा है उस भाषा को लिखित रूप में पूर्ण रूप से लिखना किसी भी लिपि के लिए बहुत मुश्किल काम है, और कोई भी वास्तविक उच्चरित रूप को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में कोई भी भाषा का लिखित रूप सक्षम नहीं है। इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। और भाषा का जीवंत रूप उच्चरित ही है, ये बात हमारे सामने आती है। और भाषा जिसे हम कहते हैं कि वह भाषा उच्चरित भाषा है, उसका जीवंत रूप है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से इन भाषा के स्वरूप संबंधी जो उपयुक्त जो अलग अलग लक्षण है, इन लक्षणों को समझने के बाद ये बात हमारे सामने आती है कि पूरा का पूरा भाषा का स्वरूप हमारे सामने आता है कि वह लक्षण कौन से है। कि वह भाषा हम किसे कहते हैं जो मानव मुख से उच्चरित हो, वह मानव मुख से उच्चरित ध्वनि समूह जिसके उच्चारण में एक व्यवस्था हो, और वह ध्वनि संकेत यादृच्छिक और रूढ़ होती है, वह रूढ़ होकर अलग अलग पीढ़ी तक संक्रमित भी होती है। उसके बाद ये भाषा समाज सापेक्ष है, व्यक्तिगत नहीं है, समाज के द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है, तब जाकर उस शब्द को विशेष अर्थ में मान्यता मिलती है। समय समय पर भाषा की ध्वनि संकेत रूढ़ भी होती है, बदलती भी है, नए भी आती है, ये भी बात आती है। ये भाषा प्रत्नसाध्य है, उसको ग्रहण करना पड़ता है, ये भी बात हमने सामने आती है। और ये जो हम भाषा का अध्ययन करने हैं वो भाषा सिर्फ उच्चरित भाषा है। ये सब भाषा के स्वरूप के लक्षण है, और इन लक्षणों से ही हमें भाषा के स्वरूप का विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त करती है। और ये सब देखने के बाद पूरी परिभाषा हमारे सामने आती है कि भाषा मानव मुख से उच्चरित, सार्थक, यादृच्छिक एवं रूढ़ ध्वनि संकेतों की व्यवस्था है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। और ऐसा भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा का स्वरूप के लक्षण, यह सब अध्ययन करने के बाद हमारे सामने एक सर्वसामायिक परिभाषा आती है। और उन सर्वसामायिक परिभाषा में मानव मुख से उच्चरित सार्थक ध्वनि संकेत जो मानव मुख से उच्चरित हो, जो समय समय पर वो यादृच्छिक भी होते हैं और रूढ़ भी होती है, और इन यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की व्यवस्था भी होती है, और इसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के स्वरूप को लेकर ये जो लक्षण बताए गए हैं, इन लक्षणों के द्वारा हम भाषा के स्वरूप को विस्तार से हम अध्ययन कर सकते हैं, और इसी रूप में भाषा के स्वरूप का अध्ययन हम करते हैं। तो धन्यवाद। ठीक अगली पीढ़ी में हम भाषा की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे।